जय जय राजस्थान, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान की। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, सियासत तेज हो गई है और रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रिपोर्ट को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बजाय ओबीसी जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जो रिपोर्ट 3 महीने में आ जानी चाहिए थी, उसे आने में करीब 1.5 साल लग गए। सरकार को बताना चाहिए कि आयोग ने ओबीसी की आबादी का आकलन किया है या प्रदेश में जातिगत जनगणना की है। डोटासरा और जूली ने कहा है कि रोजाना अलग अलग जातियों की आबादी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं ओबीसी की आबादी 55% बताई जा रही है, तो कहीं अलग अलग जातियों की संख्या को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। वहीं ओबीसी की आबादी 55% अगर है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण अभी भी 21% ही क्यों है। क्या सरकार ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाएगी या नहीं? कांग्रेस के दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार का उद्देश्य ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना नहीं, बल्कि ओबीसी के अलग अलग जातियों को आंकड़ों के नाम पर आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पंचायत और निकाय चुनाव भी समय पर नहीं हो सके हैं और कई जगह चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक बैठा दिए गए हैं। वहीं प्रशासकों के जरिए ब्यूरोक्रेट्स को अधिकार दे दिए गए हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर पर बैठना पड़ा है। अब यदि रिपोर्ट में कोई खामी या कोई कमी है, तो उसे सार्वजनिक करने से सरकार को डर लग रहा है। लेकिन वो डर है भी तो किस बात का? उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बनी है। इसीलिए जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि आयोग ने क्या पाया और सरकार आगे क्या करने जा रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरीके से बेदम है। कांग्रेस जनता को भ्रमित करने लगी है, जबकि प्रदेश की जनता कांग्रेस के झांसे में आएगी नहीं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। जनता विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। वहीं आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको स्थितियां स्पष्ट की हैं। तो देखिए, पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के दिक्कत बनी हुई थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही। अब रिपोर्ट आ गई तो इस पर घमासान मचा हुआ है। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का सवाल है, कई सारे सवाल है और इसके सवालों से कांग्रेस की सियासी पाराहाई है। कांग्रेस का आरोप है कि जातियों को आपस में लड़ाया गया है। सरकार ने सफाई दी कि विपक्ष के आरोप बेदम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर अब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के सवालों से पॉलिटिकल पारा हाई है। तो ओबीसी रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। सवाल ये भी है कि पहले आप रिपोर्ट की मांग कर रहे थे, अब रिपोर्ट आ गया तो आप बोल रहे हैं कि इसमें दम नहीं है, इस रिपोर्ट में आंकड़े गलत हैं, इसको सार्वजनिक किया जाए। तमाम मुद्दों पर अब विपक्ष घेरता नजर आ रहा है सत्ता पक्ष को। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है और असली मुद्दा क्या है इसमें? आरक्षण है या फिर राजनीति? ये भी देखना होगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे अपनी डिबेट के जरिए हम। तो विपक्ष की डिमांड है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और कांग्रेस के सवालों से पॉलिटिकल पारा हाई है।
देखिए किस तरीके से कांग्रेस सवाल पे सवाल दागे जा रही है, कांग्रेस पूछ रही है। हम भी देखेंगे कि क्या है आखिर मुद्दा। क्या सच में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चाहती है कांग्रेस या फिर कुछ और? तो विपक्ष की डिमांड है ओबीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बता दें आपको कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही मांग, आखिरकार ओबीसी आयोग का सर्वे पूरा हुआ, फिर रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट भी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले ही शासन को सौंप दी गई है, सीएम को सबमिट कर दी गई है रिपोर्ट। लेकिन अब विपक्ष ने एक और मुद्दा उठा लिया है। विपक्ष का कहना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अगर इसमें क्या है ऐसा जो सरकार छिपा रही है? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही है ना, तो इसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो आखिर क्या वजह है कि सरकार छिपाना चाहती है हमसे? हम जवाब जानना चाह रहे हैं बस। और वहीं इस पर डोटासरा ने भी निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन सिर्फ चुनावी नारा है इनका, और इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ कराने की बात हो रही है, तो वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे किया जा सकता है, इसे कैसे कहा जा सकता है? डोटासरा ने सवाल पूछा है। उन्होंने ये पूछा कि इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है, क्या संसद से कोई कानून पास हुआ, कोई पारित हुआ जिसकी जानकारी हमें नहीं? अगर हुआ है तो अगर नहीं तो सरकार केवल बयानबाजी क्यों कर रही है? भरतपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ करीब 2.5 साल से जिला प्रमुख का पद खाली है और जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराया गया है, और चुनाव जीत चुके उप जिला प्रमुख को भी अब तक चार्ज नहीं दिया गया है, जिला कलेक्टरों को प्रशासक बना दिया गया है। तो ये सवाल पूछे हैं डोटासरा ने। तमाम मुद्दे जो थे, क्योंकि प्रशासकों को लेकर के लंबे समय से सवाल उठ रहे थे और अब सवाल भी उठे हैं, तो डोटासरा ने भी लगे सवाल पूछ ही लिया है कि आखिर क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। इलेक्शन कराने की ये बात करते हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि राज्यों में भी चुनाव होंगे, एक साथ देश में भी चुनाव होंगे, तो कैसे ये वन स्टेट वन इलेक्शन हुआ, मतलब पूछ रहे हैं डोटासरा। वही प्रशासक के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है कि आपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हटा करके प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है, अब इसकी उनकी आड़ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चला रहे हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो घर बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेश ठोलिया बीजेपी नेता है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और प्रोफेसर सीबी यादव कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिप्रा माथुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और हमारे प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले शिप्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या सच में कांग्रेस आए दिन एक नया मुद्दा उठा रही है, या फिर ये सच में इनका मुद्दा है कांग्रेस का और ये सच में आम जनता के हित से जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, जिससे जो आंकड़े हैं वो सामने आए, या फिर इसके पीछे इनकी राजनीति है? शिप्रा जी। देखिए, ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो आंकड़े हैं, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव में किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुना जाएगा, क्या के रिप्रेजेंटेशन का क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो जो भी पार्टी ये जो फैक्चुअल एनालिसिस जो रिपोर्ट उनके पास आई है, उसके बेसिस पर आगे की राजनीतिक रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए उनके पास बहुत सारा एक तरह से पूरा विजन डॉक्यूमेंट उनके पास में तैयार है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जिस भी पार्टी के पास ये सारा आंकड़ा होगा उसके पास एडवांटेज है, और इसीलिए डिमांड तो जायज ही है कि खुलासा होना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि जो पार्टी खुलासे की बात करती है वो 2011 में जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, तो उस रिपोर्ट को भी जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने उसको देश के सामने नहीं रखा था। तो जो मॉरल अथॉरिटी उनके पास में होनी चाहिए कि आप जब करते हैं सेंसस तो उसका खुलासा तो देश के सामने नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टियां सरकार में होती हैं तब आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करें।
बात यह है कि आंकड़ा, फॉर्मूला, क्या रिकमेंडेशंस हैं, ये देश को, जनता को, राजस्थान की जनता को पता तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल टूल की तरह और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ही बात है, तो सरकार, मुझे लगता है कि एक पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसी बात है, क्योंकि इलेक्शन समय से कराने हैं, एक तो ये बाध्यता है, और जैसे ही ये खुलासा होगा, मैं आपसे, आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में जैसे ये खुलासा होगा, तो उसके बाद जो घमासान मचने वाला है पार्टियों में, उसमें इलेक्शन भी प्रभावित होंगे, और जो भेद की डिविजिव पॉलिटिक्स है, वो खत्म नहीं होने वाली है, वो जो दरारें हैं वो और बढ़ेंगी इससे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम और चिल्ला चिल्ली और ये जो घमासान की आप बात कर रही हैं, ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है, पारा और बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो ना संतुष्ट होगी, और अपने एडवांटेज के लिए इन रिपोर्ट्स को सरकारें हमेशा से करती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जो भी सरकार होगी पावर में, वो इसका इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल एडवांटेज इसके लिए साफ मिलने वाला भी है। सीबी यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर सीबी यादव जी कांग्रेस नेता हैं। सीबी साहब, देखिए बात ये है कि क्या सच में आप लोग जनता के हित की सोच रहे हैं? आखिर क्या मंशा क्या है आप लोगों की? इस रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक कराना चाह रहे हैं? कोई एक ठोस वजह? क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे ये है कि क्यों नहीं करना चाहिए, कि इसमें क्या चीज है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज दूसरी है, जिन पे मुझे लगता है कि गौर करने की जरूरत है। ओबीसी कमीशन गठित ही क्यों किया गया? ये ट्रिपल टेस्ट की एक बाध्यता थी, उसका एक सिंपल सा एक डेटा लेना था, जिसमें कोई जाति जनगणना नहीं करनी थी। ओबीसी आयोग को प्रतिनिधित्व को देखना होता है, जैसे कि अन्य अन्य राज्यों में भी किया गया। यहाँ ओबीसी आयोग की इस आयोग का जो एक खेल खेल करके और पिछले लगभग 1.25 साल तक चुनाव को डिले करने का एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये आयोग बीजेपी कार्यालय से संचालित हो रहा है, ऐसा लगभग पूरी प्रक्रिया में ऐसा ही दिखाई दिया। और कहा गया कि हमारे पास जो है इसमें समय चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा गलत है, और फिर एक ऐप बनाते हैं, और 10 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक मात्र 12 दिन में 12-13 दिन के भीतर जाति जनगणना ही कर डालता है ये आयोग। आप सोचिए, प्रतिनिधित्व तो छोड़े, जाति जनगणना भी कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या आयोग के पास इतने रिसोर्सेज हो गए कि वो सिर्फ 12 दिन के भीतर, जो 1.25 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 12 दिन के भीतर जाति जनगणना करके और कहता है कि ये आंकड़े हैं। अब दूसरी बात चीजें हैं, अब ये जो अभी सिप्रा जी कह रहे थे कि आंकड़े कहाँ से आए, मतलब आप देखिए कि डेमोक्रेसी के भीतर ये आंकड़े मीडिया को मिल रहे हैं, उनके माध्यम से मीडिया को मिल रहे हैं कि ये हमको मिल रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता, और मीडिया छाप रहा है इस जाति का इतना प्रतिनिधित्व, इसकी इतनी जाति। तो मतलब किसी उसमें से सिलेक्टिव डेटा कहाँ से दे रहे हैं? इसका मतलब आपकी प्रशासनिक मशीनरी बहुत फेल है। अगर ये डाटा लीक हो रहे हैं, आप सार्वजनिक नहीं करें, कहाँ पढ़ा आपने? कौन से अखबार में पढ़ा सीबी साहब आपने कि लीक हो रहा है? आपने बोला ना कि मीडिया छाप रही है, कौन सी मीडिया इंडस्ट्री छाप रही है? क्योंकि देखिए, अभी सरकार के पास ये रिपोर्ट सबमिट है, अभी किसी के पास ये पहुंची नहीं है, सार्वजनिक रिपोर्ट हुई नहीं है। अरे आप तो मुझे लगता है बहुत भोले हो, सारे मीडिया के अंदर नहीं, आपसे नहीं, आप जो सुन रहे हो वो भी जानना चाह रहे हैं ना, जो आम जनता सुन रही है वो जाके वहां पढ़ लेगी, वो जाके वहां, तो फिर आप भी पढ़ लीजिए फिर वहीं से, अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है तो। ये फ्रंट पेज देखो, किस जाति का कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिनिधित्व है, कैसे है, कहाँ से डेटा आ रहा है ये मीडिया के पास में, ये देखो। अभी इसका जवाब ले लेंगे, सुरेश जी हैं हमारे साथ, जवाब ले लेंगे इसका हम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मीडिया के पास लीक हो रही है, तो मतलब आपका सिस्टम, और फिर वो दोषी कौन लोग हैं जो लीक कर रहे हैं? और अगर मान लीजिए लीक कर रहे हैं, तो फिर पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहिए? किसके लिए है ये रिपोर्ट? सरकार के लिए थोड़ी है ये रिपोर्ट, तो डेटा के लिए है जो पब्लिक डोमेन में देना होता है। और इसमें से आधा डेटा देना और आधा नहीं देना, क्या प्रक्रिया से आपने इकट्ठा किया, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, और जातियों को लड़ाने का जो एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है, उसी एजेंडे को चला रहे हैं। समाजों के भीतर दीवारें पैदा कर दी, वैमनस्य पैदा कर दिया। किसी समाज को लगता है मेरी ये जो डेटा दिखाया है ठीक नहीं है। भाई आपने अगर आपके पास कोई मेथोडोलॉजी है, आपने जाति जनगणना करवाई है, तो वैसे बताइए। और अगर आप भ्रम फैला रहे हो
तो फिर इसका दोषी कौन है? कैसे भ्रम फैला सकते हो? या तो पूरी मेथोडोलॉजी बताइए कि इस मेथोडोलॉजी से हमने डेटा कलेक्ट किया, ये डेटा आया। अब उस मेथोडोलॉजी बता रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ डेटा आके मीडिया में फ्रंट पेज बन रहा है, तो पूरे समाज में एक असंतोष फैल रहा है। और लास्ट और एक महत्वपूर्ण बात है, ये ओबीसी आयोग की डेटा देने के पीछे क्या आप इसके आरक्षण में 1.1% भी बढ़ोतरी कर रहे हो क्या? या उनकी जितनी जनसंख्या है 3.58 करोड़ बता रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं रहा कि कैसे डेटा आ गए। तो क्या ये 3.58 जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% है, तो क्या 50% आरक्षण दे रहे हो क्या आप? या जिन जातियों की जनसंख्या कम है, मान लो, तो उनकी भागीदारी कम है, तो क्या उनकी भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रोविजन कर रहे हो क्या? जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, मैकेनिज्म वही पुराना 21% देना है, तो ये बीच बीच में ये देख करके जातियों को आपस में लड़ाना, समाज में वैमनस्य पैदा करना, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना, एक सही विश्वसनीय ऑथेंटिक डेटा क्यों नहीं दे? वो मेथोडोलॉजी क्यों नहीं बताए? और वो बताए कि 10 दिन में कैसे आपने डेटा इकट्ठा कर लिया। मतलब आप एक पूरी भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हो। आपके पास ना कोई डेटा है, ना कोई ऑथेंटिक चीज है, एक प्रिडिक्शन लगाया। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये चाल चरित्र रहा है, इसलिए वो ऐसा करती आई है। हमेशा समाजों को लड़ाना, एक दूसरे में भ्रम की स्थिति पैदा करना, कभी भी वास्तविक डेटा नहीं देना। आपने कभी सुना है कि एनएसएस और ये जो डेटा पहले हमेशा पब्लिश होते थे, कभी हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी डेटा देती ही नहीं है, और जो डेटा है उसकी विश्वसनीयता नहीं है। तो हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम ये बात जो जनता की महत्वपूर्ण सवाल है, उसको प्रतिपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ठीक है। सुरेश जी, कई सारे सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं, सीबी साहब ने, उसका जवाब दे दीजिए। क्या सच में आप लोगों की ये रिपोर्ट लीक हो गई है? क्योंकि सार्वजनिक करने की मांग कर रही है कांग्रेस। सवाल ये है कि ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में कि आप लोग सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं? कुछ ज्यादा उसमें चीजें ऐसी हैं। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सुरेश जी। आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो ऐसा क्या है कि आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? अभी सीबी साहब ने कहा कि कहीं फ्रंट पेज पे छपा हुआ है कि लीक हो चुका है वो डाटा। ऐसा कुछ है? कहीं सिस्टम में कोई लीक है क्या, कोई लीकेज है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहली बात है कि ओबीसी जो आयोग का गठन है वो जो 2021 के अंदर विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र का मामला था, उसके आधार पर गठन किया गया, जिसके लिए एक डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन बनना था। और उसके अंदर ये था कि भाई आप सामाजिक आर्थिक आधार पर उनका आकलन करोगे और उसके आधार पर ही स्थानीय चुनावों के अंदर रिप्रेजेंटेशन दोगे। तो एक्चुअली ये कोई कास्ट सेंसस या जिस तरीके से सीबी यादव सर बात कर रहे थे, तो वो नहीं है। ये एक सैंपल के थ्रू, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जिस तरीके से सैंपल होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है। दूसरी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये सरकार के पास पहुंची है, सार्वजनिक नहीं हुई है। जो इसके मदन लाल भाटी जी हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है कि सरकार रिपोर्ट सरकार के ऊपर है, कब वो सार्वजनिक होगी। इसके अंदर सरकार ने कोई डाटा लीक नहीं करा है। मीडिया के अपने क्या सोर्सेज है वो जाने, हम लोगों ने तो कोई रिपोर्ट जारी करी है, ना लीक करा है, ना कुछ इस तरीके का कोई आधार है। अब बात यह है कि अब इससे रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे? तो आप रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले एक प्रशासनिक, एक चुनावी प्रक्रिया है, उसको आप तय करने दो। 5 तारीख हुई, 5 तारीख को रिपोर्ट आई, आज 11 तारीख हुई है, आप 4-5 दिन में इतना चिल्ला लिए। मैं एक दो सीबी यादव सर को खुद बताया, मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। भी ये कहेंगे इतिहास में चले गए, लेकिन बिना इतिहास के बात समझ नहीं आती है। जो काका कालेलकर आयोग था 1953 में गठन हुआ था, 1955 में रिपोर्ट दी थी, वो कभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। 1961 के अंदर उस रिपोर्ट को जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया था, मतलब ये कि उसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद बीपी मंडल आयोग गठन हुआ 1 जनवरी 1979 को, और 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट दी थी उसने, और 1990 में जाके लागू हुई, जो कि उसके लिए पिछड़ी क्लासेस थी उनके रिजर्वेशन के लिए थी। तो कहने के लिए आसान है। इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक जो डाटा 2011 के अंदर जो सर्वे हुआ था, उसके डाटा जारी नहीं किए। तो क्या होता है कि अपनी तरफ से कुछ करना नहीं, दूसरे को भ्रमित करना, और केवल जो है वो भ्रम पैदा करने की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, यानी केवल भ्रम पैदा करें। उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों को आपस में लड़ाती नहीं। ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया वो भी बीपी मंडल सरकार ने दिया था, जिसमें हमारी भागीदारी थी। कांग्रेस ने कोई ओबीसी का भला कराओ, एक भी काम ओबीसी के लिए कराओ तो बता दो। सिर्फ आप 2021 के अंदर फैसला आया था, आपके पास 2 साल थे, आपको बहुत चिंता थी, आप कर लेते उसको अंदर, आप बढ़िया तरीके से रिपोर्ट बना जाते, तो उस रिपोर्ट से टाइम पे इलेक्शन हो जाते। तो इस तरीके से फालतू भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जिसका जितना अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ये भी नहीं है कि
कितनी किसकी कितनी जनसंख्या है, बल्कि इस आधार पर ये जो है रिजर्वेशन है कि वो पिछड़ापन कितना है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, उसके आधार पर रिजर्वेशन होगा। उसकी रिकमेंडेशन जो है आयोग ने सरकार को करी है, सरकार उसके ऊपर फैसला लेगी, सरकार उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, समय पर इलेक्शन हो जाएंगे। पहले जो है कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आयोग की जरूरत ही क्या है, ओबीसी आयोग की गठन की क्या जरूरत है, ऐसे ही इलेक्शन करवा लो, आप वन स्टेट वन इलेक्शन करवा भी नहीं पाओगे। इस तरह की 50 तरह की बातें करते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाना, काम करना ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यही चाल चरित्र हमेशा रहा है और आगे भी यही रहेगा। जबकि काम ये होना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार राजस्थान के अंदर इस तरह की कोई आयोग का गठन हुआ है, इस तरह की रिपोर्ट आई है जिसमें वास्तविक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का पता चलेगा। दूसरी तरफ यादव साहब कह रहे हैं कि रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो, क्या क्या हो रहा है, तो उस ट्रिपल टेस्ट में भी ये फॉर्मूला है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन एक निश्चित है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और इस इलेक्शन में तो कम से कम वो चीजें नहीं हो सकती। तो रिप्रेजेंटेशन जो तय कोर्ट की सीमा के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं है, उसकी जो सीमा निर्धारित है उसी के अनुरूप होगा। आपने तेलंगाना के अंदर क्या फॉर्मूला अपनाया था, वो 42% 44% ओबीसी को देंगे, क्या वो लागू हो पाया? क्या नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप केवल लोगों को भ्रमित करके इस इलेक्शन में कोई तात्कालिक लाभ लेने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें कुछ भी जो है वो आम जन का या ओबीसी का कोई सार्वजनिक उद्देश्य छुपा हो। इस तरह की बात मुझे तो लगती है। आती हूँ, ठीक है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये दैनिक भास्कर जो अखबार है, राष्ट्रीय अखबार, इसने डेटा ही नहीं दिए। ये कह रहा है जाटों की संख्या 71,76,325, मतलब ऐसे भी नहीं कि अनुमानित बता रहे हैं। गुर्जर 32,38,863। अगर ये डेटा राष्ट्रीय अखबार ऐसे ही पब्लिश कर दे बिना स्रोत के तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन, राजस्थान सरकार एफआईआर नहीं करवा रही। जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि अब आप बताइए, जैसे आपने पहले मना किया कि आपके यहाँ कोई लीकेज नहीं है। कहाँ से डेटा आ रहा है? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? मतलब आप सेलेक्टिव, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? या तो आप कुछ चीजें छुपा रहे हो, या तो इसे सार्वजनिक करो। ये मीडिया के पास ये डेटा कहाँ से पहुंच रहा है? अगर आपका सिस्टम से डेटा पहुंच रहा है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? या फिर ये नकली है, या फिर ये फेक है? सुरेश जी, ये भी साफ कर दीजिए। कैसे लिया ये डेटा? तरीका क्या था जिससे डेटा लिया? मतलब आप जातियों को, आपके पास कोई मेथड, आप 10 दिन के भीतर आप ऑनलाइन ऐप जारी करके और आपने डेटा मांगा, यही तो है ना। 10 जुलाई को उसको शुरू करते हैं, 23 जुलाई को खत्म करते हैं, और कुछ काम किया नहीं। और ऐसे डेटा बता रहे हैं जैसे जाति जनगणना करती हो। और ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा आ कहां से रहा है। ये फिर अगर ये कहते हैं कि डेटा ऐसा ही है, हमारा डेटा नहीं है, तो फिर सरकार एफआईआर क्यों नहीं करवा रही? मेरा मोटा सवाल यह है। सुरेश जी, जवाब दे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं आगे आप इस सवाल का जवाब, क्या ये सामान्य बात है? क्या आपको लगता है ये सामान्य बात है, या इस सरकार के लिए सामान्य हो गई, या आप सब लोगों के लिए सामान्य हो गई? और जहां तक ओबीसी की बात में, इसलिए सुरेश जी जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने बाकायदा एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान का अखबार दिखाया है। सुरेश जी जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका क्या सोर्स है, क्या स्रोत है, इनका तो मैं टिप्पणी उस पर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई रिपोर्ट बाहर आई नहीं है। हम लोग इसको अभी किसी तरह सार्वजनिक नहीं हुई, जब सार्वजनिक होगी तो सबके सामने आएगी। कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अब मीडिया संस्थान है, वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो इसका जवाब दे नहीं सकता कि भाई आपके पास कहाँ से डीप रिपोर्ट आई है, कहाँ से डाटा है। नहीं सुरेश जी, जिस अखबार ने इसको छापा है, आखिर उसका आधार क्या है? या तो वो फेक है, जैसे अभी सीबी साहब कह रहे हैं कि अगर वो नकली है तो उसके ऊपर आप एफआईआर कराइए, कि बिना रिपोर्ट सार्वजनिक हुए कोई भी मीडिया संस्थान कैसे उसको प्रकाशित कर सकती है? सारी सही होती है, हमेशा सही छपती है, अनुमान के आधार पर भी छापते हैं। आरपीएससी के आरएस की एग्जाम जो है अगले आपको पता है, यानी कि वो अनुमानित आंकड़ा है। इतनी बार वो तो सही होती है। कितना भ्रम फैल रहा है, जातियों को लगता है हमारी संख्या ज्यादा है, ये बड़ा चढ़ा की ज्यादा, कितना भ्रम फैल रहा है। ठीक है, मैं शिप्रा जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। शिप्रा जी देखिए, सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से कोई अधिकारी किस तरीके की बात की जा रही है? एफआईआर क्यों नहीं करवाते हो मीडिया पे? आधिकारिक बात इस तरह की एफआईआर क्यों नहीं करवाते हो? सारा मीडिया बोल रहा है, क्यों नहीं करवाते हो एफआईआर? आधिकारिक क्या होता है? आपके डेटा जा रहे हैं, बाहर पब्लिश हो रहे हैं, खंडन क्यों नहीं करते? एफआईआर क्यों नहीं करवाते हो आप? नहीं, खंडन क्यों नहीं? जोगराम पटेल एफआईआर क्यों नहीं करवाते? कोई इस तरह की रिपोर्ट जारी नहीं। जोगराम पटेल जी ने बोला, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है, आप एफआईआर क्यों नहीं करवाती है सरकार? मतलब सरकार ही डेटा दे रही है,
और जातियों को आपस में भ्रम फैला रही है, और ये बहुत गलत है। मुझे लगता है इसका जवाब आज राजस्थान का हर नागरिक चाहता है कि आखिर ऑथेंटिसिटी क्या है। और अगर आपका डेटा नहीं है, आपको लगता है कि वो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करो, उनके एफआईआर कराओ, उनको बर्खास्त करो। किसको बर्खास्त करें? रिपोर्ट ये सरकार डेटा ने कहां थोड़ी से आया है? ये जहां से भी लीक हुआ है उनको करो। ये जो लीक किया ना, अब ये किसको पता है ऑथेंटिक है नहीं है? ये आप बात जांच, इसका मतलब सरकार फेल है, इनकेपेबल हो आप, सरकार नहीं चला सकते, इनकेपेसिटी है। किसको पता है? सरकार को नहीं पता है तो फिर आप इनकेपेबल हो, छोड़ो। मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ी कह, सरकार ने कहा है कि डाटा सही है गलत है, सरकार ने नहीं छापे डाटा। अरे मैन पेज पे, सुरेश जी, मैन पेज पे ये पब्लिश हो रखा है, सरकार ने नहीं कहा, रोज ये अखबार में पब्लिश हो रहा है। एफआईआर क्यों नहीं करवाती है सरकार? सारे न्यूज़पेपर पे एक ही डाटा आ रहा है, किसी में 40% हाँ, सब में एक डेटा आ रहा है, सब में एक डेटा आ रहा है, बता रहे, किसी में 60% बता रहे। ओबीसी की संख्या एक नंबर का भी अंतर नहीं है। 43%। सीबी यादव सर, आपको पता है एक में 43% है, एक में 44% है। मैं दिखा दूं आपको 3 अखबार, एक में 55%। यानी आपने खुद भी अखबार पढ़ा है सुरेश जी, तो अगर कोई छाप रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो आधार होगा, कहीं ना कहीं कोई तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठ रहा है। उनका क्या आधार है? सरकार इतना झूठ फैलाया जा रहा है, समाज में वैमनस्य फैल रहा है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्यों छाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से? सुरेश जी, एफआईआर क्यों नहीं होगी? समाज में भ्रम फैल रहा है। आपका आधार, क्योंकि जातियां आपस में लड़ने भी तो लगेंगी ना सुरेश जी, अगर उनके आंकड़े गलत जाएंगे, क्योंकि सर्वे तो हुआ है, अखबार हर कोई पढ़ रहा है। मेरा ऐसा छोटा सा सवाल है, यदि जातियों की संख्या यदि जारी कर दी जाए तो लड़ने लगेगी, तो सबसे ज्यादा जो है जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी जी क्यों कर रहे थे? नहीं, सुरेश जी, बात वो नहीं है। सीबी साहब कह रहे हैं कि ये अखबार अगर छाप रहे हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। गलत आंकड़ा सामने जा रहा है। सुरेश जी, ये जाति जनगणना नहीं है सुरेश जी, ये जाति जनगणना नहीं है। महत्वपूर्ण बात, ये जाति जनगणना नहीं है, ये जाति जनगणना नहीं है। जातियों की संख्या, मैं सवाल जाति ये नहीं है, मैं भी कैसे आई है? संख्या का वैज्ञानिक आधार होता है, आधार है संख्या का आधार। ये कहां से डेटा लेके आ गए, कैसे लेके आ गए, कहां करवाई आपने जाति जनगणना, कब जाके सर्वे किया? जब सर्वे किया ही नहीं है, डोर टू डोर गए ही नहीं हो आप, एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना का सर्वे नहीं हुआ है, जाति जनगणना का सर्वे हुआ है। आयोग का के लिए तो सर्वे हुआ है ना सुरेश जी। रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ मैं, प्रतिनिधि नहीं हूँ दैनिक भास्कर का। मैं उसको मैं ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ उस डाटा को। एफआईआर क्यों नहीं? आपकी सरकार इनकेपेबल है कि ठीक है शिप्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस स्थिति को बेहतर तरीके से आप स्पष्ट कर सकती हैं। देखिए, सीबी साहब दिखा रहे हैं तस्वीरें, वो मांग कर रहे हैं कि एफआईआर हो, और सुरेश जी कह रहे हैं, सुरेश जी, की कोई लीकेज नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, ऐसे कैसे ये प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान बिना किसी मजबूत आधार के, बिना किसी लीकेज के छाप देंगे इतना बड़ा आंकड़ा? और इससे क्या भ्रम पैदा नहीं हो रहा है शिप्रा जी? ऐसा है, अखबारों की एक अपनी प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पैरेलल सोर्सेज होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है और उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मीडिया को अधिकार है कि वो अपने सोर्सेज से मालूम करे, लेकिन अगर सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया तो सरकार डिनाई कर सकती है कि भाई हमारे हवाले से नहीं है ये, और इसमें कोई बात नहीं है। अखबार जो है अपने सोर्सेज से पता लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपने पैरेलली करते हैं, और अगर गलत निकलेगा तो देखिए साख की बात है। इसीलिए आज जो है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे बोल रही हूँ कि मीडिया की कोई साख बची नहीं है देश में, है ना। आप किसको प्रतिष्ठित मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, तो अभी कल को जब सरकार आंकड़े पेश कर देगी या रिकमेंडेशन जो भी आई है उसको अगर खुलासा हो जाएगा, उसमें बिल्कुल उलट भी बात होगी, तो लोग भूल जाएंगे इसको कि किसी अखबार ने क्या छापा था। तो ये मीडिया की प्रवृत्ति है। इसी वजह से आज जो साख है मीडिया की, आज जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की, वो खत्म हो रही है। अगर आपने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसका हवाला होना चाहिए था। सरकार के हवाले से आपके पास में अगर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो उसका हवाला होना चाहिए था। ये मीडिया के पक्ष की बात है। दूसरी बात ये है कि जो अभी यादव साहब बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से दोनों पार्टियां अपना पक्ष रख रही हैं बिना चिल्लम चिल्ली के। अक्सर हम डिबेट में देखते हैं कि एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पर बात करना यही लोकतांत्रिक तरीका है। गलत सही की बात नहीं है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। मुझे लगता है कि क्योंकि क्योंकि अभी रिकमेंडेशन तो बाहर नहीं आई है, तो एक बात तो ये है कि जो कि आयोग के जो मुखिया हैं भाटी साहब, उन्होंने अपने
इंटरव्यूज में अपने साक्षात में ये साफ किया है कि ऐसा नहीं है कि हमने अभी प्रक्रिया शुरू की है, जब से आयोग बना है तब से हमने ये प्रक्रिया शुरू की है। और ये कोई सेंसस तो है नहीं कि डोर टू डोर जाके हमको इस तरह से करना था। तो जन सुनवाई हुई है, लोगों से बातचीत हुई है, उनकी जो बात है उसको उसमें दर्ज किया गया। तो वो मैकेनिज्म उन्होंने 19 पॉइंट पे जो भी जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया चली है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन, आप माने ना माने, उसको जायज ठहराए नहीं ठहराए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये बात की कि अभी ऐसा नहीं है कि हमने 10-15 दिन में कोई सारी कार्यवाही के लिए, हम पहले से वो चली आ रही है। हाँ, वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट ने उनके थोड़ी सी पुल किया उनको, और उन्होंने उसको टाइम से करने का वादा उनसे किया और उसको निभाने की कोशिश की। बात जो मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ दोनों ही पार्टियों के लिए है ये कि जो कास्ट की बात आप, क्योंकि अभी भी देखिए सारा फोकस दोनों पार्टियों का क्या रहेगा कि कितनी कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा और उस हिसाब से हम इलेक्शन में कैसे उतरे। सारी रणनीति इस आंकड़ों के आधार पर, इसलिए सबको इंटरेस्ट है कि भाई आया क्या है। तो जो कास्ट सेंसस को जो आप एक तरफ कास्ट लेस सोसाइटी की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस के आइडियोलॉजी की बात हो या भाजपा की आइडियोलॉजी की बात, तो दोनों ही ये बात, अच्छा भाजपा तो कहती रही है पिछले सालों में कि भाई हम तो 4 ही कास्ट को मानते हैं कि महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। और कांग्रेस जो है वो बरसों से बात कर रही थी और अचानक आके उन्होंने बात करनी शुरू की कि भाई हमको भी कास्ट सेंसस चाहिए। तो आप तो कास्ट चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि जातियां जाएं। जो गलतियां, जो जो हम कहते हैं कि फूट डालो और राज करो की जो नीति पर ब्रिटिश काल चल रहा था, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी पार्टियां चली हैं, क्योंकि कास्ट जो है एक डिवीजन का पॉइंट है। और आज भी आप मान के चलिए, मैं ये बात बहुत अनुभव से कह रही हूँ कि आने वाले समय में जो भी कास्ट सेंसस निकलेगा उससे कोई मसला हल होगा ऐसा नहीं है। डिवीजन बढ़ेगा, सवर्ण और जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST क्लास है, रिजर्व क्लास है, उनके बीच में आप ऑलरेडी, आप हम सब घरों में बैठ के ये सब बातें ऑलरेडी सुन रहे हैं कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ऑलरेडी शुरू हो, ये सिमर कर रहा है, नीचे नीचे भभक रहा है, और आप इसको और हवा देंगे। ये पुख्ता कर लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑलरेडी कि हम जो दरारें हैं उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको बढ़ाने से हमारी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, वो पूरी होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरफ हम बात करते हैं, जो समझदार पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो चाहती है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए हमें, बैकवर्ड क्लास का चाहिए, लेकिन कास्ट के बेसिस पर नहीं। उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये कॉमन सेंस से हर व्यक्ति, आप यूथ से बात, खासतौर से जेनजी से बात कीजिए, क्या कहेगा जेनजी आपसे? आप उनको मूर्ख मत मानिए, आप ये मत मानिए कि वो नहीं समझते हैं देश के जितने भी मसले हैं। वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि मतलब कितनी लॉजिकल बात है जो सभी के दिमाग में है कि आर्थिक आधार पर सामाजिक जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जरूर आगे बढ़ने के चांसेस मिलने चाहिए। उसको रिप्रेजेंटेशन, चाहे एजुकेशनल और बाकी के रिप्रेजेंटेशन जो आर्टिकल 15 और 16 में कहे गए हैं या आर्टिकल 243 में कहे गए हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन कास्ट के आधार पर, अब कास्ट की गणित ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किस कास्ट को आप किस में डालेंगे, वो ऑलरेडी जो कास्ट है वो ऑलरेडी अगर क्रीमी लेयर में आ चुकी है तो उसको एजुकेशनल वहां से आप नकार देंगे, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे। और फिर इसी को आधार लेकर, क्योंकि अभी ये आयोग खुद ही कह रहा है कि भाई ये कोई, क्योंकि ये तो डायनेमिक प्रक्रिया रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। तो आने वाले समय में जो आयोग है वो अपने आप को, ये सारी रिपोर्ट्स फिर से रिवाइज होंगी, फिर से इस पर काम होगा, कौन सी जाति आगे बढ़ गई है, कौन सी जाति ज्यादा पीछे रह गई है। तो जाति पर ही अगर अटके रहना है तो ठीक है, जो करना है करिए, फिर आप बात मत कीजिए कि हम बराबरी की बात पर आ जाएंगे। लेकिन लॉजिकली अगर सोचना है और आज के भारत की बात करनी है तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों को बैठकर ये सलीके से, और जब आयोग बना, जब ये सारा मामला राजस्थान में हुआ तो पार्टियां तो सारी बैठी थी और किसी ने भी जाके ये तो नहीं कहा कि सब हमें कास्ट का लेकिन शिप्रा जी देखिए, काफी लंबी ये चर्चा हमारी चलिए, मैं आपको रोकूंगी। आपने बोला कि जाति आधारित नहीं होनी चाहिए, तो देखिए ये थोड़ा सा पॉलिटिकल लग रहा है। देखिए आपने बोला मीडिया की साख नहीं बची है, उस बात से मैं हल्का फुल्का नहीं करती हूँ, ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि देखिए मीडिया की साख बची है, शायद तभी उसका प्रूफ दिया है, आधार दिया है यादव साहब ने, और हम ये चर्चा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, आपने बोला कि ये जो है जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, आप काफी वरिष्ठ, मैं आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं सकती। मेरी बात सुनिए, मैं 30 साल से पत्रकारिता में हूँ, है ना, आपसे ज्यादा पत्रकारिता की है मैंने,
और मैं वो अंदर जाहिर सी की बात है, तभी मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रही हूँ। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको अनुभव भी है मैम। मैं एक छोटा सवाल है मैम, एक छोटा सवाल है कि आपने जाति मैंने को सिर्फ जो ये आपने बात कही, बोली है, सरकार ने तो नहीं, कराया ना। देखिए मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी बात कहे उसका सोर्स, जो यादव साहब ने कहा मैं उस बात से सहमत हूँ, हाँ। उनको सोर्स बताना चाहिए। हमारा इन्वेस्टिगेशन है तो ठीक है। बताए कि हमारा इन्वेस्टिगेशन है, और अगर सरकार के सोर्सेस हैं तो सरकार के सोर्सेस से कहे, उसमें कहाँ गलत बात है। पर आप अगर उसको छिपा जाते हैं, आप अगर नहीं बताते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि साख बची है मीडिया की, साख तो नहीं बची। और सारे मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ आप बिल्कुल। अच्छे पत्रकार हैं, हाँ अच्छा मीडिया, हाँ अच्छे हाँ अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको नकार मैम। रही हूँ। ठीक है, तो अगला जो सवाल। दबाव ठीक है मैम, है वो अगला सवाल। ये जो आपने बोला कि जाति पे बात नहीं होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, दोनों पार्टियों को बैठ करके इस पे बात करना चाहिए। और बीजेपी ने तो बहुत पहले ही बोल दिया कि 4 ही जातियां हैं, बुजुर्ग, महिला, युवा, और उन्होंने तमाम जातियां गिनाई हैं। लेकिन कहना यह है मैम कि ओबीसी आयोग का गठन तो सरकार ने किया था, फिर विपक्ष लगातार इस पे मांग कर रही थी कि सर्वे कराइए, सर्वे कराइए। अब सर्वे हो गया तो ये मांग रहे हैं कि इनको रिपोर्ट चाहिए, और इनको ये भी बता दिया गया कि निकाय चुनाव होने वाले, पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या नहीं लगता ये सब खिचड़ी क्यों पक रही है, क्यों हो रहा है ये चीज? देखिए, सरकार ने आयोग नहीं बिठाया, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये एडवाइस दिया, ये कहा कि हर स्टेट को, क्योंकि आप जब इलेक्शन कराएंगे, निकाय के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, तो आपको ये जो ट्रिपल जो फॉर्मूला है, जो यादव साहब ने भी जिक्र किया जिसका, कि आपको वो तीनों ग्राउंड देखने पड़ेंगे कि एक तो एम्पिरिकल डेटा हो, है ना, जांचने लायक डेटा होना चाहिए आपके पास में। दूसरी बात यह है कि उनका कितना, क्योंकि उसी आधार पर आप तय करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो हो वो 50% के, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी तीनों मिलाकर 50%, 51% से ऊपर ना जाए। ये आपको तीनों ग्राउंड जो है उसको आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो सरकारों ने नहीं बनाए, ये कोई पॉलिटिकल रणनीति के तहत, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको हर राज्य में बनाने हैं, ताकि आप जब उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो करना है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर जाति को ही आधार बना के चलना है तो फिर क्या कहा जाए। तो मेरा पर्सनल विरोध है। देखिए, असहमति सहमति हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत मत है कि मैं बिल्कुल कास्ट के खिलाफ हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अच्छा मत भी है। बैकवर्ड क्लास की बात कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बैकवर्ड क्लासेस की बात है, कास्ट की बात नहीं। कास्ट तो आप घुसा रहे हो, क्योंकि आपके राजनीतिक हितों की पूर्ति उससे होती है कि कास्ट सेंसस भी हो, और फिर उस पे जब आपकी सरकार हो तो उसको खुलासा ना हो, दूसरी सरकार हो तो उससे आप सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अपेक्षा करें। तो ये जो पैराडॉक्सेस है ना, इसको बैठकर रिजॉल्व करने का समय है। नहीं तो ये जनरेशन जी है ना, ये नहीं आपको बख्शने वाली है। वो किसी पार्टी के प्रति उसका कोई समर्पण नहीं है। उसको मालूम है कि जो सही बात है उसी की करनी है। तो वो पार्टी के प्रति समर्पण की भावना नहीं है उनमें। वो आपको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करेंगे, और उसका जवाब देना, आप कितना भी गोलमोल करें, वो गोलमोल जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, समय बेहद कम है। सीबी जी एक जवाब दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे मैं चाह रही हूँ कि 2-3 सवाल पूछ लीजिए, आम जनता के मन में भी सवाल बहुत सारे हैं। सीबी साहब देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए, मीडिया की रिपोर्ट को आप बता रहे कि ये लीकेज है, ठीक है। अगर सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक कर देती है, फिर क्या करेंगे आप लोग? विरोध करना है? नहीं, करना क्या है, सार्वजनिक होनी चाहिए। मुझे लगता है उससे लेकिन सरकार के भी तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, सरकार के कुछ नियम होते हैं। आपकी जब सरकार थी तो आपने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स, आपने भी सर्वे कराया, बहुत तमाम चीजें कराई, आपने हर रिपोर्ट थोड़ी सार्वजनिक की थी, फिर आप किस आधार पर आप ये मांग कर रहे हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है। ये बिल्कुल अलग, ये जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए कमीशन बना, उसके आधार पर रिजर्वेशन तय करना है, ठीक है ना। इस कमीशन का ऑब्जेक्ट ही क्या था कि हम सर्वे डेटा करेंगे और एक एम्पिरिकल डेटा लेंगे। तो ये एक सामान्य सा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और उसके डेटा आपको लगता है कि हमको कमीशन को देना था तो देना था। लेकिन हमारा विरोध आधे अधूरी चीज से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो बंद होनी चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी होती है समाजों के भीतर, जो ये भ्रम फैला है ये बंद होना चाहिए। मैं 2-3 जो छोटे छोटे सवाल, एक तो जो सिपराज जी ने बात रखी है ना, देखिए एक बात से तो मैं आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन जैन जी, जो जैन जेड के बारे में भी बात हो रही है, उसमें मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो आपको जाने भी नहीं देती वहां। ये क्रेडिबिलिटी है, और ये सच है। इस सच को नहीं स्वीकार करेंगे ना। आप दिल्ली का जिक्र मत करिए, दिल्ली में रोका गया, झारखंड में सब जा रहे हैं, बस राहुल जी नहीं जा रहे हैं, ये बात आपको ही पता है कि ये जो मीडिया का जो है ना, और अगर जैन जी को अवेयर मानते हो, और दूसरी नूपुर जी, अगर आप जैन जी का ही रेफरेंस देते हो, तो सबसे बड़ा नारा बात जय भीम का लग रहा था।
आप अगर जैन जी को इतना अवेयर मानते हो तो जैन जी सच में इतनी अवेयर है कि वो सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। जहां पूरे, अगर आप जैन जी इस पूरे मूवमेंट में जो सबसे बड़ा नारा था वो जय भीम का था। इसका मतलब जैन जी को आप गलत तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो। बहुत अच्छा होता है कि अगर शिप्रा जी के नाम के पीछे माथुर की जगह और कुछ लगा रहता फिर ये बात आती। देखिए, जाति एक सच्चाई है इसका, और संविधान के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन सामाजिक न्याय का आधार है। जाति के अलावा कोई कौन सा दूसरा पैरामीटर होगा? प्रतिनिधित्व का एकमात्र आधार, अगर प्रतिनिधित्व, अगर देखिए रिजर्वेशन नहीं है ना इसकी, आज यह है कि मीडिया के अंदर जितने लोग बैठे हैं ना उनमें 99% लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। कोई दलित क्यों नहीं आ रहा, कोई ओबीसी क्यों नहीं आ रहा? ये एक है, प्रतिनिधित्व जरूरी है, और प्रतिनिधित्व का आधार जाति ही हो सकता है। अभी तो कोई दूसरा आधार नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जाति के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां हैं, तो फिर अभी बैठ करके सुरेश डोलिया जी ये क्यों कहते हैं कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन पर ओबीसी को भागीदारी देंगे, जातियों को भागीदारी देंगे? ये क्यों करेंगे? 4 जातियां तो 4 ही जातियों को मानो। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की संकल्पना में जाति के साथ खड़ी है, जिसकी जितनी जो हिस्सेदारी है, जितनी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और बिना ये जो अफर्मेटिव एक्शन के ये हिस्सेदारी नहीं हो सकती। क्या ये अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन या सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता संविधान में, तो क्या इन जातियों को हम बराबर बैठने देते? क्या उनकी भागीदारी जो अब आई है वो आती? और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से इनके तो सारे स्टेटमेंट ही जाति के खिलाफ है। जहां तक मंडल कमीशन है, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा विरोधी मंडल की राजनीति के खिलाफ का मंडल की राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात भी ना करे, मतलब उनको बात करने का उनका तो मूल आधार ही, उनका जो ओरिजिन और उद्भव है वही ओबीसी के खिलाफ हुआ है। जहां से ये उठा है, उनकी जो राजनीति का जो ग्राफ और जो चीजें हैं वही ओबीसी के खिलाफ है। और आज ये सिर्फ ओबीसी को आपस में लड़ाने के लिए ये ठीक है, समय कम है, मैं आपको रोकूंगी। ठीक है, ठीक है। आने वाले चुनावों में ये जो भ्रम रही है चीजें, मैं लास्ट एक और बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एसआईआर करवा रहे ताकि हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर दें। एसआईआर हो गया, और अब एसआईआर होने के बाद में जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव आए, समय नहीं है सीबी साहब, समय नहीं है। मुझे एक छोटा सा रिएक्शन लेने दीजिए ठाली साहब से। सुरेश जी देखिए, बिल्कुल बहुत आखिरी समय है हमारे पास, इस डिबेट को हमें खत्म भी करना है। सुरेश जी देखिए, तमाम चर्चाएं आपने सुनी, लेकिन एक छोटा सा मैं रिएक्शन लूंगी। अब आगे क्या सरकार क्या सोच रही है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के? सरकार आगे क्या सोच रही है? निकाय के चुनाव है, पंचायत की चुनाव है, उसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है? सार्वजनिक करना है, नहीं करना है क्या? और नहीं करना तो उसके पीछे एक छोटी सी ठोस वजह बता दीजिए, क्योंकि यही वजह जानने के लिए ये डिबेट हुई है और काफी सवाल भी उठाए थे सीबी साहब ने। आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के उद्देश्य पर जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओबीसी आयोग जो गठित किया गया था वो ये देखने के लिए कि इन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है, और दूसरी बात ये कि वो जो उनका आर्थिक सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको देखने के लिए, उसके आधार पर रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन करने के लिए जो स्थानीय क्षेत्र है। और उस रिपोर्ट जो है सरकार को दी गई है। सरकार को इसे आगे बढ़ाना है चुनावी प्रक्रिया में, जिसमें तय करना है कि भाई कौन से वार्ड में किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी पूरे राजस्थान के अंदर वार्ड वाइज ये रिप्रेजेंटेशन तय करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो समाज का व्यक्ति है या समाज का कोई वर्ग है वो पिछड़ नहीं जाए, उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले शासन के अंदर। ये उद्देश्य है, ना कि कितनी जनसंख्या किसकी है, क्या निकल के आया क्या नहीं आया, या ये जो न्यूज़पेपर में ये छपा वो छपा, अपन उस पर नहीं जा रहे। अपन है कि उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो कभी राजस्थान में नहीं हुआ। पहली बार आयोग का गठन हुआ, उसी के आधार पर सभी वर्गों को उनके जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उसके अनुपात में उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जल्दी चुनाव की घोषणा होगी और उसी के अनुरूप जो है उस भारतीय जनता पार्टी बोलना चाह रहे लेकिन समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में उनको नकार दिया गया है, इसलिए वो की बातें जो है वो कर रहे हैं। हमारा आधार खत्म हो गया। बार बार कांग्रेस से जवाब मांगती रही है, लेकिन सरकार की ओर से देखिए, मैं आप तीनों को पहले थैंक यू करना चाहूंगी। सुरेश जी, सीबी साहब, आपका और शिप्रा मैम आपका, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। माफी के साथ मैं रोक रही हूँ, समय इतना ही है प्राइम टाइम डिबेट में। आपने सुना बार बार कांग्रेस